Welcome to ConMind. So today we are going to attempt CDS 2016 second paper of elementary mathematics. Okay, from the first 50 questions, and we'll be attempting them in order, and we'll be looking through various types of questions, various sections, subsections, and topics. Till now we have completed 2014, 15, and 16 first paper. Okay. The booklet of the series is A. Maximum marks are 100. Time allotted is 2 hours. Okay. नो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, पहली बात तो 10 को इधर ले जाना है, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 की पावर -1, इसकी पावर -1/2 की वैल्यू क्या हो गई, 10 यहाँ जाएगा, 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद ये पावर -1/2 है, तो मैं इसकी पावर -2 कर दूंगा, दोनों साइड में पावर -2 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/100, और यहाँ पे ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इतना। ठीक है ना, पावर जब मैं -2 करूंगा तो -2 इंटू -1/2 कितना हो गया 1, और यहाँ पे -2 करूंगा तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, अब यहाँ पे 1 है, तो 1/100 को मैं इधर ले आऊंगा, 1 माइनस 1/100 इज इक्वल टू ये वाला टर्म, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 होल की पावर -1 विच इज इक्वल टू 99/100, और 99/100 का मुझे इन्वर्स लेना पड़ेगा क्योंकि ये -1 है, तो ये 100/99 हो जाएगा। सो 100/99 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, फिर से मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 100/99। ठीक है, 1 माइनस 100/99 कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1/99। इसका फिर से इन्वर्स लेंगे क्योंकि यहाँ पावर -1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -99। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। आंसर कितना हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आता है, इफ लैम्डा इज एन इंटीजर एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो भैया जैसे अल्फा बीटा रूट्स हमको मिला तो हम क्या बोल देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है, और बीटा की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से लेके, मतलब कहने का मतलब है अल्फा की वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है, बीटा की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बीच में हो जाएगी, 3 से लेकर 5 के बीच में। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा 3 से 5 है, और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए हाउ मेनी वैल्यूज कैन लैम्डा टेक, यानी क्या से हमको बेसिकली अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जब मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे अल्फा, पहली बात तो अल्फा बीटा λ/16 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 से 5 के बीच में है, हमको निकालना क्या है, हमको इसका रेंज निकालना है लैम्डा का। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 अल्फा बीटा, और उसके लिए मुझे अल्फा बीटा चाहिए। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा अल्फा बीटा है वो मेरा 2 से लेकर 6 के बीच में लाई करेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 से 6 है, तो अगर मैं AMGM लगाऊँ यहाँ पे AMGM, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट AB। अब ग्रेटर देन लगा देंगे क्योंकि A और B बराबर तो है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे को कितना दिया है 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या 4 इज ग्रेटर देन AB। AB की वैल्यू जो है मेरी वो 4 से कम है। ठीक है, AB जो मेरी वैल्यू है वो 4 से कम है, तो और किससे बड़ी है, 2 से, लेकिन यहाँ 2 नहीं होगा, क्यों, तो अल्फा बीटा ये जो है ना यहाँ पे 3 हो जाएगा बेसिकली। अल्फा बीटा जो है, या फिर है ना, अल्फा बीटा में कहाँ से कहाँ तक बीच में हो जाएगा, 3 से लेकर 4 के बीच में, तो कितना हो जाएगा 6 λ/16 की जो वैल्यू है वो 3 से 4 के बीच में हो जाएगी। सो लैम्डा की वैल्यू 48 से लेकर 64 के बीच में होगी। ठीक है, अब लैम्डा की जो वैल्यू है 48 से लेकर 64 के बीच में होगी, तो कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 10 इधर, 3 इधर और 2 इधर, तो 15 हो गई टोटल वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं हमसे, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9, इसका सम निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा 36, 49, 64, 81 और 100, कितना आ जाएगा 10, 20, 2, 9, 15, 3, 330। ठीक है, आपका आ जाएगा 330 अपॉन में
अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे इस वाले टर्म को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये अंदर जो टर्म लिखा हुआ है या मैं लिख सकता हूँ क्या है, 7 को ऐसे छोड़ देते हैं और ये प्लस 4√3 को मैं 2 × ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि मैं इसको 2 × a × b के फॉर्म में ले आया, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू √3 है, तो 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a² + b² के टर्म में लिख दूंगा, a² + b² के टर्म में लिख दूंगा, प्लस 2ab, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर यहाँ पे a है 2 तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b है √3 तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 + 2 × 2√3 क्या बन जाएगा, ये आपका 7 + 2 × 2√3 बन गया। यानी कि क्या बन गया आपका a + b का होल स्क्वायर, है ना, a + b का होल स्क्वायर, ये बना आपका यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे 4 + 2 × 1 × √3 तो ये आपका हो गया a, आपका हो गया b, a का वैल्यू 1 है तो a² का वैल्यू 1 हो जाएगा, b की वैल्यू √3 तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 3 + 1 कितना होता है 4, ये हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया आपका 1 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 + √3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका जो ऊपर है 330 अपॉन में ये आपका अंडर रूट में 4 + √3 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 4 + √3 माइनस में ये आपका अंडर रूट में 1 + √3 का स्क्वायर आएगा, यानी कि -1 - √3 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 330 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 330। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमको, 1, 2 और 3 इन तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। LHS में क्या आ जाएगा मेरा, x² + y² + z² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x + y + z, ये हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x² - 2x + y² - 2y + z² - 2z इक्वल टू 0। यहाँ से आपका हो जाएगा x - 2 + y - 2 + z z - 2 इक्वल टू 0। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 होने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि x = y = z = 0, या फिर इसको या इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू 2 विच इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू z, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, आप सबको या तो 0 रखिए या तो सबको 2 रखिए, पहले मैं 0 रख के देखता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 3 तो पूरे ऑप्शन में कहीं गिवन नहीं है तो ये नहीं होगा। अब 2 रख के देखते हैं तो 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना है मेरा 1। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू इन द इक्वेशन, आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर मैं सबको ऐड कर देता हूँ 5p 9 3r 7 2q 8, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है यहाँ पे 1114। कहने का मतलब है कि जब मैं इसको ऐड करूंगा तो 4 आना ही आना है, 8 + 9 15 + 9 24, 2 कैरी आएगा और यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 11 आ रहा है, यानी कि 5 + 3 8 + 2 10, यानी कि यहाँ पे 1 कैरी रहा होगा, यानी कि ये जो नंबर आ रहा है p + r + q + 2, p + r + q + 2 कितना रहा होगा, वो रहा होगा 1 1, यानी कि 11 है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 11 रहा होगा, यानी कि p + r + q की जो वैल्यू है वो 9 आएगी। हमसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q पूछा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q के लिए हमको p और r को मिनिमम करना पड़ेगा, और p और r मिनिमम कब होंगे, जब ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो p और r जब 0 हो जाएगा तो ये q की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9, आंसर कितना आ जाएगा इसका 9। A set of positive integers such that when divided by this number, अगर हमको इस नंबर से डिवाइड करना है हमको रिमाइंडर ये मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि एक ही नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, फिर उससे आगे वाले डिवाइजर से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इन सब का एलसीएम ले लूँ, कितना आ जाएगा 2 3 4 5 6, ऑब्वियसली इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आएगा, है ना। तो जब जैसे इसका एलसीएम 60 आया, हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर है, सपोज वो n नंबर है, डिवाइड बाय 2, अगर हमने उसको डिवाइड बाय 2 किया तो वो बेसिकली 2q + 1 देगा। सेम नंबर मेरा जो है जब मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर फिर भी 1 दे रहा है, तो 2q + 1 की वैल्यू 3q + 1 यहाँ से हो जाएगी, सॉरी +2, तो -1 की वैल्यू q। तो जो क्वेश्चन आ रहा है मेरा, मतलब जो तरह से क्वेश्चन आ रहा है वो अगर मैं उसको उस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो -1 आ रहा है, यानी कि इससे एक -1 करना है, -1 एक कम करना है ना।
तो एलसीएम 60 में से 1 कितना हो जाएगा 49, और ये सिर्फ 60 के लिए नहीं, 60 के जितने मल्टीपल्स होंगे, यानी कि 120 माइनस 1 की वैल्यू 190, ऐसे सो ऑन, ऐसे ऐसे करते करते बढ़ेंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0 to 100 के बीच में ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक इंटीजर है विच इज 59, ठीक है 1। In an examination, a student was asked to divide a certain number by 8. Let us suppose that certain number is x. He was divide to a certain number by 8. By mistake, he multiplied by 8, यानी कि उसने 8 से multiply कर दिया, and he got the answer 2016 more than the correct answer. Correct answer कितना था उसको divide करने के बाद ये आ जाता, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8x क्रॉस कितना आ जाएगा 64x is equals to 8 4 2 1 16, ठीक है, प्लस x, तो कितना आ जाएगा 63x की वैल्यू 16128 आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 से काटे 3 21 3 5 15 111 22 6 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 3 7 47 56 8 3 2 6 3 5 256, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 256। In a quadratic equation, how many pairs of values of a and b are possible in order that the quadratic equation has real roots? रियल रूट्स होने के लिए इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई करेंगी। 1,1 करेगा, नहीं करेगा क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, मतलब a कॉमा बी कॉम को क्या क्या रखना है 1,1 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस सॉरी ये कितना हो जाएगा 20 को, ये तो होगा, ये तो कंडीशन होती है, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे 1,1 रखूंगा तो नहीं होगा, 1,2 रखूंगा तब भी नहीं होगा, 2,1 रख दूँ तो 2,1 सेटिस्फाई करेगा, 2,2 नहीं करेगा, 2,3 नहीं करेगा, 2,4 नहीं करेगा, 3,1 रखूंगा तो कर जाएगा, 3,2 रखूंगा तब भी कर जाएगा, 3,3 रखूंगा तो नहीं करेगा, ठीक है 3,3 9 माइनस 12 नहीं होगा। अब देखिए 4,1 कर जाएगा, 4,2 भी कर सकता है, 4,3 भी कर जाएगा और 4,4 भी कर जाएगा, यानी कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ऐसी 7 वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। इस पेयर में लेने के बाद आंसर कितना हो जाएगा 7। देखिए नेक्स्ट वाला, the sum of the squares of two integers is 208. sum of the squares यानी कि x square plus y square की वैल्यू कितनी आ रही 208। if the square of the larger number, suppose larger number is x, तो x square plus x square is equal to 18 times the smaller number is equal to 18 times the smaller number. what is the difference of the larger and smaller numbers? पुट कर दीजिए 18y को यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 208 इक्वल्स टू 0, तो y स्क्वायर प्लस 26y माइनस 8y माइनस 208 इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा y प्लस 26 माइनस 8 y प्लस 26 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8, और जैसे y की वैल्यू 8 आ गई तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हमसे पूछा डिफरेंस ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर, सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि a माइनस बी और b माइनस ए की वैल्यू बताओ। a माइनस बी का मतलब होता है दोज एलिमेंट्स इन a विच आर नॉट इन b, यानी कि a में ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 11 और 12 11 12 8 और 9 11 12 8 और 9 ऐसे एलिमेंट्स a में हैं जो b में नहीं है, तो ये पहला ही हो जाएगा। अब b माइनस ए का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो b में हैं लेकिन a में नहीं है, तो ऐसे हमको सिर्फ दो ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कौन कौन से 14 और 15, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, तो 4 and 2 रिस्पेक्टिवली इज आवर आंसर। A boy saves this daily. What is the least number of days in which he will be able to save an exact number of rupees? तो भैया ऑप्शन में देख के लगा लेंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 46.5 आएगा, तो ये एग्जैक्ट रुपीस तो नहीं है। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 001,319, तो कितना आ जाएगा 930, यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज आ गया हमारे पास, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज आ गए 930.0, यानी कि 930। तो ऑब्वियसली जो बाकी ऑप्शन इससे ज्यादा है तो यही लीस्ट नंबर ऑफ डेज होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 20। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, कितना हो जाएगा 2 men
A and B run a 4 kilometer race on a course 0.25 kilometer ground. If their speeds are in the ratio 5:4, how often does the winner pass the other? देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है. 4 किलोमीटर की रेस है और 0.25 किलोमीटर का एक राउंड है. तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे 4000 मीटर अपॉन 250. कितना हो गया ये? 25 16. ठीक है, तो यानी कि 16 राउंड्स लगाने हैं ए और बी को. ए और बी को 16 राउंड्स लगाने हैं. सपोज उनकी स्पीड से 5:4. अब 5:4 का मतलब होता है कि जब ए ने 5 राउंड कंप्लीट किए, ए ने 5 राउंड कंप्लीट किए, उस समय बी ने 4 राउंड कंप्लीट किए. अब यानी कि इसका डबल करेंगे तो जब ए ने 10 राउंड कंप्लीट किए तब बी ने 8 राउंड कंप्लीट किए. मतलब जैसे ही 10वां राउंड उसने कंप्लीट किया उसी समय तुरंत बी ने 8वां राउंड कंप्लीट किया. यानी कि ये दोनों यहाँ मिले, ये दोनों यहाँ पे भी मिले और फिर यहाँ पे भी मिलेंगे 12वें राउंड पे आखिरी बार. उसके बाद नंबर ऑफ राउंड तो 16 ही है. जब ए ने 15 राउंड कंप्लीट किया तब बी ने 12वां राउंड कंप्लीट किया. ठीक है, तो ये जो है 3 बार जो है ए बी को क्रॉस कर जाएगा. एक 5वें राउंड पे करेगा, 5वें राउंड खत्म होने के बाद, एक 10वें पे खत्म होने के बाद और एक 15वें पे खत्म होने के बाद. ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? थ्राइस. Which of the following rational numbers has non-terminating and repeating decimal expansion? Non-terminating का मतलब होता है कि टर्मिनेट ना हो. अगर हम इन एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखें तो दूसरे वाला ऑप्शन तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल टर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक टर्मिनेटिंग रिजल्ट ही आपको देगा. तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा. दूसरा ये वाला भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 0.7 आ जाएगा. तीसरा, अगर हम ध्यान से इसको देखें तो 16/15 कितना होता है? 0.16 8 या 16 9 जा कह दें 144, तो हो जाएगा 60. 16 3 48, 120, 112, 80. देखिए यहाँ पे टर्मिनेट कर गया. ठीक है, 0.9375 पे ये डेसिमल टर्मिनेट कर चुका है. तो ये वाला भी नहीं होगा और ना ही ये वाला होगा और ना ही ये वाला होगा. ठीक है ना, मैंने आपसे क्या बोला कि 8 से आप कोई भी नंबर डिवाइड करोगे वो हमेशा टर्मिनेटिंग रिजल्ट देगा. ये वाला सी वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 0.7 आ रहा है और ये भी नहीं होगा. तो बस कौन सा रहा है मेरे पास? ऑप्शन ये वाला. ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 6 2 12 50, 6 48 20, 2.8333. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? एक नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग. रेकरिंग में भी कौन सा आ गया? इम्प्योर वाला, क्योंकि यहाँ पे 8 और 3 दोनों हैं. अगर प्योर वाला होता तो 8 की जगह 3 होता. नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है. इफ अल्फा बीटा आर द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, तो देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस? जीरोस का मतलब होता है रूट्स. अगर हमको रूट्स गिवन है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा. ठीक है, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. ठीक है, अब अल्फा और बीटा जो है 2 zeros हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/25 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/25. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है 15/25 और ये कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा की वैल्यू है 2/25, तो हो जाएगा 25/2 यानी कि 15/4 है ना. तो जो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स आया वो कितना है? 15/4. अब मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बीटा. ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 1 बाई अल्फा बीटा. कितना हो जाएगा? 25/2. कितना हो जाएगा? 25/8. ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया 25/8, सम ऑफ द रूट्स आया 15/4. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम 15/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज 25/8. कितना हो गया ये? इक्वल टू 0. तो ये आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0. 8x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 100? अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपको याद आएगा कि ये आपका फॉर्मेट्स थ्योरम पे बेस्ड सवाल है. ठीक है ना, उस फॉर्मेट थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं किसी भी नंबर को जो कि फॉर्म में है 2 to the power p-1 को अगर मैं मॉड्यूलस करूं p से, मॉड्यूलस का मतलब कि रिमाइंडर निकालूंगा मॉड्यूलस p क्या है मेरा? 101 p, और जहां पे p क्या है मेरा? प्राइम नंबर. p क्या है मेरा? एक प्राइम नंबर है. ठीक है, जब मेरा p प्राइम नंबर होता है तो 2 to the power p-1 को यदि मैं मॉड्यूलो p करता हूं तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है. सिमिलरली सेम इस केस में हुआ है. 2 to the power p-1 2 to the power 100 गिवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 101 - 1 मॉड्यूलो p कितना है? 101. वही सेम चीज दे रखेगी, हमको इस वाले एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है. तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे p आ गया, ये वाला p और यहाँ पे p आ गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1. ठीक है,
सेम सिंपल सा सवाल है, बस फॉर्मेट प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए। पी एक प्राइम नंबर होता है और ये जो नंबर होता है ये वाला, ये आपका कोई भी एक इंटीजर हो सकता है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई पी। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। इन एन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वीमेन, 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वीमेन। चलो हम देख लेते हैं कि ऑफिस में सपोज एक्स वर्कर्स हैं, ठीक है। अब उसमें से 1/3 वर्कर्स वीमेन है, तो 2/3 वर्कर्स मैन होंगे। हाफ ऑफ द वीमेन आर मैरिड, यानी कि x/6 मैरिड है ना, x/6 मैरिड है, ये वीमेन हो गया, ये मैरिड हो गया, ठीक है। आर मैरिड एंड 1/3 ऑफ द मैरिड वीमेन हैव चिल्ड्रन, मैरिड वीमेन हैव चिल्ड्रन 1/3, तो यानी कि x/18 इनके पास चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। इफ 3/4 ऑफ द मैन, यानी कि मैन कितने इतने, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 2x/3 यानी कि 2, यानी कि x/2। इफ 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, यानी कि x/2 मैरिड है, एंड 1/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, 1/3 यानी कि x/6 के पास चिल्ड्रन है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैरिड वुमेन टू मैरिड मैन, मैरिड वुमेन टू मैरिड मैन कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका मैरिड वुमेन और ये आपका हो गया मैरिड मैन। तो मैरिड वुमेन x/6 डिवाइडेड बाई x/2 यानी कि इंटू 2/x, x कैंसिल 2 से और ये 3, तो 1:3 के रेशियो होगा इसका, ठीक है, 1:3। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। A can do 50% more work than B in the same time. B alone can do a piece of work in 30 hours. अगर B एक काम को अगर B जो है एक काम को 30 घंटे में कर रहा है ना, मतलब कि 30 घंटे ले रहा है वो एक काम करने में, तो 50% मोर वर्क इन द सेम टाइम, यानी कि 30 घंटे में ही जो A है वो 1 + 1/2 काम कर लेगा, यानी कि 1.5 काम कर लेगा, ठीक है। लेकिन मुझे काम तो सिर्फ एक ही करना है, 1.5 कोई मतलब नहीं। तो अगर A जो है 1.5 काम को 30 घंटे में करता है, तो एक काम को कितने घंटे में करेगा, 2/3 यानी कि 20 आवर्स में। 20 आवर्स में एक यूनिट वर्क को A जो है वो 20 आवर्स में कर रहा है, और B जो है उसी काम को, एक यूनिट काम को 30 घंटे लगा रहा है काम करने में, ठीक है। B स्टार्ट्स वर्किंग एंड हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर 12 आवर्स। तो अगर B जो है, B का एक घंटे का काम कितना होगा, 1/30 यूनिट, एक घंटे का काम 1/30 यूनिट होगा, 12 घंटे का काम कितना हो जाएगा टोटल, 12/30 यूनिट, है ना, 12 घंटे का काम कितना हो जाएगा व्हेन A जॉइन्स हिम। अब टोटल काम 1 यूनिट है, 1 में से B ने कितना कर लिया 12 घंटे में, इतना, तो मेरा बचा काम कितना है, 18/30, इतना काम मेरा बचा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स शुड A, B एंड A वर्क टुगेदर। अब जब A जो है, A का कितना एक घंटे का काम है, एक घंटे का काम वो कितना काम कर लेगा, 1/20th पार्ट, यानी कि 1/20 यूनिट्स एक घंटे में कर लेगा, और B कितना एक घंटे में कर सकता है, 1/30 यूनिट्स। अब जब ये दोनों साथ में एक काम करेंगे तो एक घंटे में टुगेदर ये A + B कितना कर लेंगे, 1/20 + 1/30 कितना हो गया, 3 + 2 5/60, यानी कि 5/60 काम एक घंटे में कर सकते हैं। अगर ये 5/60 काम एक घंटे में कर सकते हैं, तो 18/30 काम कितने घंटे में करेंगे, 60/5 मल्टीप्लाइड बाई 18/30 हो गया। यूनिटरी मेथड सीधे सीधे लगाना है, आंसर पाना है 2, तो 36/5, यानी कि उनको इतने घंटे लगेंगे काम करने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक घंटे में A + B 5/60 काम कर ले रहे हैं, मतलब कि 5/60 काम अगर A + B एक घंटे में कर ले रहे हैं, तो जो हमको रिक्वायर्ड वर्क है 18/30 वो कितने घंटे में करेंगे। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 5/36 यानी कि 7.2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। When the speed of a train is increased by 20%, it takes 20 minutes less to cover। देखिए सिंपल सवाल है, what is taken to cover the same distance। सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस d मान लेते हैं, वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो टाइम कितना लगा था t। दूसरे वाले केस में वेलोसिटी को 20% से इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि डिस्टेंस अपॉन 6v/5 इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स लेस देन, तो यानी कि t - 20 हो गया, ठीक है। अब हमको टाइम टेकन पूछ रहा है, तो मैं d/v को t सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं d/v को t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो 5t/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t - 20, तो 5t = 6t - 120, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 मिनट्स,
टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 मिनट्स, विच इज़ अ ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना, हमसे ओरिजिनल स्पीड ही पूछा हुआ है, तो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन मेरे पास कितना आ गया 120 मिनट्स। अ कैंडिडेट स्कोरिंग x% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय a मार्क्स, बाय अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्स y% मार्क्स गेट्स b मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पास मार्क्स. What is the maximum marks required for the examination? Let us suppose the maximum marks required for the examination are T and ठीक है, maximum marks required are is T. A candidate is scoring x% marks, x% किसका, total marks का, इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाई ए मार्क्स, यानी कि अगर उसको ए मार्क्स और मिल जाते तो वो रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स ए मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि अगर उसको ए मार्क्स और आ जाते थोड़े से तो वो पास हो जाता, यानी कि उसको पासिंग मार्क्स आ जाते. सिमिलरली अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्स y% मार्क्स, यानी कि y% ऑफ किसका, टी का, प्लस इज इक्वल टू गेट्स बी मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स, यानी कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स है उसको उसमें से बी और मिल गए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पी की जो वैल्यू है ये वाली, इसको मैं उठा के यहाँ रख दूंगा, तो yt/100 इज इक्वल्स टू xt/100 प्लस बी. हमको चाहिए क्या, वैसे हमको चाहिए टी की वैल्यू, तो टी कितना आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल्स टू a प्लस बी. तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी इंटू 100 अपॉन वाई माइनस एक्स, ए प्लस बी इंटू 100 अपॉन वाई माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से. पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा माइनस पी, और पी क्यू कितना हो जाएगा क्यू. तो क्यू की वैल्यू यहाँ से हम देखें तो कितना आ जाएगा, एक तो या तो क्यू 0 आ रहा है और पी इज इक्वल टू 1. हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. ऑप्शन हम देखें तो पी की बात कर रहा है, तो भैया पी की तो वैल्यू 1 होगी, और जब पी की वैल्यू 1 होगी, पी की वैल्यू एक वैल्यू तो 1 आ रही है, दूसरी अगर मैं क्यू इज इक्वल टू 0 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. तो या तो पी की वैल्यू 0 आ रही है या तो पी की वैल्यू 1 आ रही है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. The cost of 2.5 kg rice is rupees 25, is rupees 125. The cost of 9 kg rice is equal to that of 4 kg pulses. The cost of 14 kg pulses is equal to that of 1.5. यानी कि देखिए कि continuation process है. ठीक है, 2.5 kg राइस 125 है, तो 9 kg राइस का कॉस्ट कितना हो जाएगा 125 अपॉन 2.5 इंटू 9. ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0.5, सॉरी आपका हो जाएगा कितना 50, ये तो होगा 1250 अपॉन 25 50, यानी कि 450. तो 9 kg राइस की जो कॉस्ट है वो कितनी है 450. अब वो 450 किसके बराबर है 4 kg पल्सेस के, है ना. तो 4 kg पल्सेस की कॉस्ट 450 है, तो 14 kg पल्सेस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 450 बाई 4 इंटू 14, तो 27224 225, यानी कि 53711575. 14 kg पल्सेस की कॉस्ट 1.5 kg के बराबर है, यानी कि 3/2 kg की टी की कॉस्ट इतनी है, तो 2 kg की कितनी हो जाएगी 1575. एक मिनट, 1575 इंटू 2/3 इंटू 2, ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी टोटल. और ये 5 kg नट्स के बराबर है, तो 11 kg नट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी इंटू 1/5 इंटू 11, ये कर देना है. ठीक है, तो यहाँ से कटेगा 3 5 15, 3 2 6 5 5 0 105 इंटू 44, तो 105 इंटू 44 कितना हो जाएगा 024 तो 4620. ठीक है, 4620 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर. कोई ऑप्शन अगर हम देखें ध्यान से तो हमसे कह रहा है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. अब देखिए क्यूब किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, क्या हम इसको लिख सकते हैं, तो पहले नजर में हमको देखने में आता है कि इसको लिख सकते हैं कैसे. अगर मैं इसको लिखूं 1000 प्लस 729, ठीक है 1000 प्लस 729 यानी कि 10 क्यूब, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 क्यूब, ये तो लिख सकता हूँ. तो देखिए हमने एटलीस्ट इसको एक बार तो 2 नंबर्स के क्यूब के सम के फॉर्म में लिखा 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब. अच्छा एक बात और हो सकती है, आपको पता हो 12 क्यूब, 12 क्यूब होता है 1728. ठीक है, तो 1728 प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, यानी कि मेरे पास टोटल ऐसे 2 मेथड आ गए, यानी कि एक तो आ गया 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब और दूसरा आ गया मेरे पास क्या 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब. ऐसे मेरे पास 2 मेथड आ गए.
जिन दो मेथड्स के सम से हम दो पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं, इस वाले को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इन टू वेज, है ना, ना ही वन वे में ना ही थ्री वे में, आंसर कितना आ जाएगा, टू वे में, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। A shopkeeper increases the cost price of an item by 20%. Suppose that cost price was x. तो उसने cost price को increase कर दिया, right? X plus x by 5 यानी कि 6x by 5 हो गया नया cost price. And then offers a discount of 10% on this marked price. तो उसने 10% को इसने 10% का डिस्काउंट दे दिया किस वाले प्राइस पे, इस वाले प्राइस पे, तो 6x by 5। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, तो 6x by 5 इंटू 9 by 10 कितना आ गया, 3, 27x by 25, ये आपका हो गया कितना, नया सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस था x और ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया इसका, प्रॉफिट परसेंट आपका हो जाएगा 27x by 25 माइनस ओरिजिनल प्राइस x अपॉन ओरिजिनल प्राइस x इंटू 100, कितना आ जाएगा, 2x अपॉन 25x इंटू 100, तो ये कैंसल, ये 4, ये आपका हो गया 8%, तो टोटल 8% का इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। there are two numbers p and q such that their HCF is 1. Which of the following statements are correct? तो देखिए हमसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है बोथ p and q और मे भी क्या, ये तो मस्ट भी होना चाहिए यहाँ पे, और मे भी चल जाएगा क्योंकि कोई भी दो प्राइम नंबर है, कोई भी दो प्राइम नंबर दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनमें से कोई भी तीन उठा लीजिए, उनका HCF हमेशा 1 आता है, राइट, उनका HCF हमेशा 1 आएगा, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है कि वन नंबर मे भी प्राइम, अदर मे भी कंपोजिट, ये भी सही है। अगर मैं 3 और 4 को ले लूँ, 3 और 4 को मैं ले लूं, या फिर मैं 3 या 8 को ले लूं, तो चल जाएगा हमेशा, है ना। एक नंबर प्राइम है, कौन सा, 3 प्राइम है, और कंपोजिट कौन सा है, 4 और 8, तो ये वाला स्टेटमेंट भी चल जाएगा। तीसरा हमसे कह रहे हैं बोथ द नंबर्स विल बी कंपोजिट, ये भी चल जाएगा, क्यों, अगर आप देखें ध्यान से 4 और 15 को, ये दोनों प्राइम नंबर तो है नहीं, दोनों के दोनों कंपोजिट है, लेकिन अगर तो आप दोनों का HCF निकालोगे, अगर आप दोनों का HCF निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 8,15 इसका भी HCF निकाल दो, 1 आ जाएगा, तो हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम रफ में चलते हैं, हम इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन जो हमें किया था कि हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, 1 प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है, ये एंड सो ऑन, ऐसे करते करते कहाँ तक गया, प्लस 1 प्लस 1/2007 का स्क्वायर प्लस 1/2008 का स्क्वायर। देखिए इन टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको इसको हमेशा 1/x माइनस 1/y के फॉर्म में ही लाना होता है, और ये हमेशा इस फॉर्म में आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसका एक जनरल टर्म लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो tn कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा tn, और हमको इसका समेशन करना है फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक, 2007 तक, तब जाके हमारे पास इसका सम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी फिलहाल इस पर फोकस करता हूँ, अंडर रूट को अभी रहने देते हैं, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं भले, या फिर दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, तो tn स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी tn स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं, बाद में हम tn को निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे LCM लेते हैं, n इंटू n+1 यह आ जाएगा इन सबका होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ क्या आएगा, n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास क्या, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा 2n+1 अपॉन में n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैं इसको n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 2n इंटू n+1, सॉरी प्लस 2n को कॉमन लिया तो ये आ गया +1,
अपॉन n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको t बोलता हूँ, यानी कि ये t हो जाएगा मेरा, तो क्या बन गया मेरे पास आंसर, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। इससे कंफ्यूज बात मत होइए कि ये टी एन अलग है, ये टी अलग है, ठीक है। इसको मैंने एक वेरिएबल एज्यूम किया हुआ है, सपोज हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया मेरे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी एन स्क्वायर, है ना। हमने एज्यूम क्या किया था, टी एन स्क्वायर। तो टी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x की वैल्यू क्या थी मेरे पास, n इंटू एन प्लस वन। इसको मैं फर्दर 1 प्लस 1 बाई एक्स लिख सकता हूँ, इसको मैं फर्दर 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस वन ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको फिर से यदि मैं तोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ऊपर मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस n अपॉन n इंटू एन प्लस वन। इस स्टेप्स को समझिए, स्टेप्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। 1 प्लस, अब देखिएगा इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई एन माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। जो फाइनली जो मेरा टर्म आया है वो आया है ये है मेरा tn। अब इसी tn को मुझे समेशन करना है फ्रॉम 1 से लेकर 2007 तक, ठीक है। तो 1 को हटा देते हैं, 1 तो आपका 2007 टाइम्स ऐड होगा, तो ये आपका 2007 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 अपॉन 2, प्लस यहाँ लिख देता हूँ प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, ऐसे करते करते जाएगा कहाँ तक, 1 अपॉन 2007 माइनस 1 अपॉन 2008। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये पूरा कटेगा, तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा हुआ, 2007 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2008, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2007 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2008, और माइनस 1 अपॉन 2008। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2008 माइनस 1 अपॉन 2008, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2008 माइनस 1 अपॉन 2008, ठीक है। A person can row downstream 20 kilometer in 2 hours. What is the speed of the current? Let us suppose the speed of the current is a and the speed of the person is v. तो अगर downstream है तो velocity ऐड हो जाएगी, डिस्टेंस कितना कवर करना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 2 आवर्स। अच्छा, अपस्ट्रीम जाना है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस है, कितना कवर करना है 20 किलोमीटर्स, और उसने कवर कितने में किया, तो सॉरी कवर कितना करना है 4 किलोमीटर्स, और उसने 2 आवर्स में कवर किया। तो ये कितना हो गया, 10 की वैल्यू हो जाएगी v प्लस है यहाँ से, और यहाँ से 2 की वैल्यू हो जाएगी v माइनस है। हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द करंट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से कैंसल हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स x एंड y। अगर हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, किसी भी दो ऑड नंबर्स को दुनिया में किसी भी दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, तो हमेशा आंसर इवन आने वाला है। अच्छा, एक्स स्क्वायर, अगर x और y ऑड इंटीजर है तो एक्स स्क्वायर भी एक ऑड इंटीजर होगा, x और y स्क्वायर भी एक ऑड इंटीजर होगा, दोनों के दोनों ऑड नंबर होंगे, और जब भी हम दोनों ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो वो एक हमेशा इवन इंटीजर आता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे कह रहा है कि इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, नहीं, हर इवन इंटीजर 4 से डिविजिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करूं, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यदि मैं करूं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 25। अब 9 प्लस 25 कितना होता है 34। क्या 34 4 से डिविजिबल है, क्या 34 4 से डिविजिबल है, नहीं है, लेकिन ये इवन इंटीजर जरूर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 ओनली, ठीक है। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के बजाय आप ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन में क्या है 2 2 माइनस 2, तो हम पहले 2 रख के देखते हैं क्या 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 27 की पावर 2, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ये 9 के बराबर होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो क्या। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी पे। ऑब्वियसली -2 करेगा ही, -2 दोनों में कॉमन है, तो -2 तो इसका रूट होगा ही होगा। अब इसमें और इसमें चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा रूट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहला हम ये वाला देखते हैं, ये वाला 1 माइनस लॉग 3 टू द बेस 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखें कितना हो जाएगा 2 की पावर
वन प्लस टू कितना हो जाएगा 3 माइनस लॉग 3 to the base 2 इंटू 27 अपॉन 27 की पावर कितना है x, यानी कि 1 माइनस लॉग 3 to the base 2 माइनस लॉग 3 to the base 2 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2³ 8 अपॉन 2 की पावर लॉग 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 इंटू ये क्या हो जाएगा ऊपर में आपका log 3 to the base 2 माइनस 1 अपॉन log 3 to the base 2 ये हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी कभी आपको याद हो या आपने कभी पढ़ी हो तो एक प्रॉपर्टी होती है x की पावर log x to the base y, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका हो जाता है y, x और y अब एक जगह आप आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो कितना आता है y। सिमिलरली यहाँ पे जब 2 और 3 आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 3 की पावर log 2 2, ठीक है, इंटू 27 मल्टीप्लाइड बाई 27 की पावर में, ये पावर में ध्यान रखिएगा 27 की पावर में ये वाली टर्म, तो 27 की पावर हो जाएगा 1 अपॉन 27 कितना हो जाएगा log 2 to the base 3, है ना, ये हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन आ रहा है ना, तो 1 अपॉन लॉग, अब 1 अपॉन लॉग b टू द बेस से कितना हो जाता है log a टू द बेस b, है ना, a और b आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 27 अपॉन 27 को हम लिख सकते हैं 3³, ये उधर जाएगा तो आपको हो जाएगा 8। अब 3 और 8 आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, है ना, इसी प्रॉपर्टी की मदद से, तो 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 27 अपॉन 8 log 3 to the base 3, तो ये टर्म तो 1 हो गया, तो ये तो गया, तो बस मेरे पास ये टर्म बचा, तो 8 से 8 कैंसिल, 3 से 27 कैंसिल, तो 9 आ गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 9 है, यानी कि जब मैंने इस वाले ऑप्शन को लिया तो मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। There are 12 friends A, B, C, D, F, G, H who invested money in some business in the ratio and the duration for which they invested the money is in the ratio. Who will get the maximum profit at the end of the year? Maximum profit उसी को मिलेगा जिसने ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट किया हो और जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, है ना, जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हो और जिसने सबसे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट किया, मैक्सिमम प्रॉफिट उसी का होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जिसने मैक्सिमम इन्वेस्ट किया और बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसने बहुत ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट किया लेकिन जो इन्वेस्ट किया मनी वही सबसे कम है, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर मुझे इन सबको कंपेयर करने के लिए कह रहा है कि बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट किसको मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टेड मनी और ड्यूरेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सपोज ये इन सब ने x के रेशियो में मनी को इन्वेस्ट किया और ड्यूरेशन इनने y के रेशियो में किया, तो जो x इंटू वाई का प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो उस बंदे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं a का देखूं तो कितना हो जाएगा 1:12, यानी कि 12xy, ठीक है, a का। b का कितना हो जाएगा 2 × 11 यानी कि 22xy। सी का कितना हो जाएगा 3 × 10 यानी कि 30xy। 4 × 9 यानी कि 36xy, ये होगा डी का। ई का कितना हो जाएगा 5 और 8 यानी कि 40xy। सी का कितना हो जाएगा 42xy और 7 का कितना हो जाएगा 42 सॉरी ई का एफ और जी का कितना हो जाएगा 42xy और 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, किसका एच का। तो अब देखेंगे ध्यान से, लास्ट वाला हो जाएगा आपका 36xy, सॉरी फोर्थ लास्ट फिर 36, यानी कि अभी यहां से लेकर यहां तक बढ़ा, यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक कम होने लगा। तो जो मैक्सिमम जो बीच में नंबर आ रहा है वो आ रहा है 42xy, बाकी सब इससे कम हो जाएंगे, सब इससे कम होंगे, ये सारे इससे कम थे। जो बीच के 2 नंबर आ रहे हैं हमारे वो मैक्सिमम प्रॉफिट में होंगे, कौन कौन से, एफ और जी, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अगर इसकी बात करें 2 की पावर 122 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 124, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 126, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 128 और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 130। तो यहां से मैं 2 की पावर 122 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा 1 + 2 स्क्वायर + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 6 + 2 की पावर 8, ठीक है। आपसे कह रहा है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो ऑब्वियसली अब ये वाला जो नंबर होगा वो इनमें से अगर किसी को डिवाइड करेगा तो ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये वाला नंबर देख लेते हैं किससे डिविजिबल है। ये हो जाएगा 1 + 4 + 16 + 64 + 256, ये कितना आ रहा है 5 21 64 + 21 कितना हो जाएगा
85 और 85 प्लस 256 कितना हो जाएगा 341, यानी कि ये जो नंबर आ रहा है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये आ रहा है 341। तो देखिए अब 341 के इन सब में से किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है नहीं, 5 से डिविजिबल है नहीं, 7 से डिविजिबल है क्या? देखिए 11 से डिविजिबल है, क्यों? 11 3 33, 1 11, 11 1 11, तो ये जो टर्म है ये 11 से डिविजिबल है। अगर यही टर्म 11 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा टर्म डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। इफ 2p प्लस 3q इज इक्वल टू दिस, बहुत ही सिंपल सवाल है, हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ p प्लस 2q की। हमको ये 4p स्क्वायर प्लस 4q माइनस 3 स्क्वायर ये हमको दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2p का होल स्क्वायर, है ना, 2p का होल स्क्वायर प्लस 4p को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2p इंटू q माइनस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 126, ठीक है। 2p का स्क्वायर यहां से अगर देखें तो 2p को मैं लिख सकता हूं 12 माइनस 3q, 2p का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 प्लस 9q स्क्वायर माइनस 72q प्लस 2q, 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 3q इज माइनस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 126, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 9q स्क्वायर माइनस 72q प्लस 24q माइनस 6q स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126 प्लस 9q स्क्वायर में माइनस 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 144 माइनस 72 हो गया आपका 72q, तो आपका हो जाएगा प्लस 24q इज इक्वल्स टू 126, तो आपका हो जाएगा 96q की वैल्यू 126 हो जाएगी। सो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, इसको फिर से देखते हैं। 144 माइनस 126 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 18 इज इक्वल टू 72q माइनस 24q 48q, है ना। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/48 यानी कि 3/8। q की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3/8, तो यहाँ से मैं p की वैल्यू निकाल देता हूँ 12 माइनस 9/8, तो 96 माइनस 9 कितना हो जाएगा 87। सो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87/8, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87/16, ठीक है 87/16। हमसे पूछा p प्लस 2q की वैल्यू, तो p तो ये है, 2q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/8 और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12/16, तो 12/16 प्लस 87/16 कितना हो जाएगा 99/16, ठीक है। द नंबर ऑफ डिजिट्स, इसका फॉर्मूला होता है log n टू द बेस 10, इसका GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो log टू द बेस 10 n की वैल्यू क्या है 3 की पावर 30, इसका GIF मुझे लेना है, तो 30 बाहर आ जाएगा 30 इंटू लॉग 3 टू द बेस 10 का GIF प्लस 1, तो GIF ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाई 0.4771 कितना हो जाएगा ये 3 1 2 3 2 14 0 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 14.3 इसका GIF, तो इसका GIF कितना होता है 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 15, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 139। हमको पता है कि 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होता है 7, 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होता है 9, 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट होता है 3, और 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 1, और फिर से 7 की पावर 5 का यूनिट डिजिट होगा 7, 7 की पावर 6 का होगा, ऐसे करते करते रिपीट करेगा, या 7 की पावर 7 आएगा 7 की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 7 की पावर 139 किसका मल्टीपल है 7 की पावर 3 का मल्टीपल है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ना करके 7 की पावर 136 इसको लिखो और यहाँ पे लिखो 7 क्यूब, और 7 की पावर 136 जो है वो क्या रिजल्ट देगा, चूंकि 4 का मल्टीपल है और 4 के मल्टीपल में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आती है 1, तो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी 1 आ जाएगी इंटू 7 क्यूब, प्लस 7 क्यूब की यूनिट डिजिट क्या है 3, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 3। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या टर्म बचा 1/x माइनस ए, माइनस में यहाँ पे क्या बचा x प्लस ए
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, यानी कि अदर टर्म कैंसिल आउट हो गया, -1 अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, -3a/4, यहाँ मैंने पुट कर दिया -3a/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2a अपॉन 9a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस ए स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 32a अपॉन -7a स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा तो -32/7a, -32/7a, ठीक है। इनकम्स ऑफ महेश एंड कमल आर इन द रेशियो 1:2, यानी कि x:2x में इनका इनकम है और इनके एक्सपेंसेस हैं y:3y में। हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। महेश सेव्स मोर देन व्हाट कमल सेव्स, सेविंग्स ऑफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल। देखिए ऑप्शन नंबर भी तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनकी सेविंग्स इक्वल कहाँ होंगी? सेविंग्स है महेश की ये, तो क्या ये कमल के सेविंग्स के बराबर हो जाएंगी 2x - 3y? हो ही नहीं सकता जब तक कि हम x और y की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर लेते यहाँ से, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 2y की वैल्यू x आ जाएगी, ठीक है। 2y की वैल्यू x आ रही है, यानी कि x अपॉन y की वैल्यू 2:1 आ रही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कि हमें x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तब तक हम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ना ही ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा। हमें उसके लिए x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ रेशियो पता है, और वो भी इन्होंने बताया नहीं है अच्छे से कि कौन किसकी इनकम ज़्यादा है। अगर जिसकी इनकम ज़्यादा होती उसके एक्सपेंस के हिसाब से हम बोल सकते थे कि वो कितना ज़्यादा सेव करेगा, लेकिन यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे कि किसने ज़्यादा सेव किया, किसने कम सेव किया, दोनों ने इक्वल किया, ऐसा नहीं होता। It is not possible to determine who saves more unless and until we are given the values of x and y, okay? इस वाले सवाल पे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि x और y ने पार्टनरशिप में एंटर किया ₹700 और ₹600 के साथ रिस्पेक्टिवली फॉर 3 मंथ, है ना। आफ्टर 3 मंथ्स x विड्यू 2/7 ऑफ हिज स्टॉक, तो 3 मंथ्स तक, आफ्टर 3 मंथ्स, तो पहले के 3 मंथ में फर्स्ट 3 मंथ्स उसने 700 रुपये जमा, अभी सिर्फ एक्स की बात करते हैं, वाई की बात बाद में करेंगे। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए एक्स ने कितना रखा 700, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स एक्स विड्यू 2/7 ऑफ हिज स्टॉक, तो 2/7 ऑफ स्टॉक कितना हो जाएगा 200, ठीक है, 200 हो जाएगा है ना। तो उसने 200 विथड्रू कर लिया, तो रखा कितना नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, उसने रखा कितना? जब उसने 2/7 विथड्रॉ कर लिया तो उसने रखा कितना 700 - 200 यानी कि 500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो कि उसने लिखा हुआ है, बट आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि 3 मंथ बाद, यानी कि 6वें महीने में, ही पुट्स बैक 3/5 ऑफ व्हाट ही हैड विड्रॉन। वो विड्रॉ उसने कितना किया था 200, 2/5 उसका कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो उसने 80 रख दिया, है ना, तो कितना हो गया 580 हो गया, 500 + 80 तो 580 हो गया। एक्स ने कितना रखा 580 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, है ना। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹726। अब देखिए वाई का देख लेते हैं। वाई के पूरे 12 महीने के लिए एक ही वैल्यू रही, कौन सी 600, एक मिनट, हाँ, वाई की वैल्यू क्या रही 600, ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 7200, ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए। अब इसका 3 महीने के लिए इतना था, यानी कि 2100, फिर नेक्स्ट के 3 महीने के लिए इतना था, यानी कि 1500, और नेक्स्ट के 6 महीने के लिए इतना था, यानी कि 3480, यानी कि 08 7080। अच्छा सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, छोटी सी मिस्टेक है। ये इसने बोला था कि आप पुट्स बैक 3/5 होगा ना ये, तो 3/5 ऑफ व्हाट ही हैड विड्रॉन, तो ये आपका 120 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए उसने कितना भरा 500 + 120 यानी कि 620, तो आंसर ये आपका 620 हो जाएगा। और 620 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 602 37,200, ठीक है। तो फिर से इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 2
7320, ठीक है। ये आया, ये टोटल जो एक्स का इन्वेस्टमेंट था और ये टोटल जो वाई का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो एक्स इस टू वाई निकालेंगे, कितना आ जाएगा 7320 अपॉन 7200, यहाँ से कटा कितना आ जाएगा 12 से काटूँ 12 61 आ गया, 60 आ गया। यानी कि एक्स इस टू वाई का जो प्रॉफिट है वो 61:60 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमसे पूछा है कि एक्स को कितना मिला, तो एक्स को मिला 61 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 121 मल्टीप्लाइड बाई 726। तो ये कटेगा, यहाँ से 6 होगा, तो 61 इंटू 6 कितना हो जाएगा 366, ठीक है। 366 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप एक्स इन 2 आवर्स। तो 1 घंटे में वो कितना फिल करेगा 1/2 यूनिट, एंड पाइप वाई इन 6 आवर्स, है ना। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा 1/6 यूनिट, ठीक है। एट 10 AM पाइप एक्स वॉज ओपेंड, ठीक है। एट वॉट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ वाई इज ओपेंड एट 11 AM, यानी कि 10 से लेकर 11 बजे तक सिर्फ पाइप एक्स ओपन रही, यानी कि 1 घंटे के लिए पाइप एक्स ओपन रही। तो 1 घंटे में कितना पानी भर जाएगा 1/2 यूनिट, है ना। 1 घंटे में कितना पानी भर जाएगा 1/2 यूनिट। बचा कितना यूनिट है 1/2 यूनिट रिमेनिंग, ये हो गया फिल्ड। तो रिमेनिंग कितना है 1/2 यूनिट। अब जो है 11 बजे y को भी ओपन कर दिया गया। तो x और y जब कंबाइंड टोटल काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना कर ले जाएंगे 1/2 प्लस 1/6, यानी कि 2/3। 2/3 यूनिट जो है x प्लस वाई कंबाइंड 1 घंटे में करेंगे। लेकिन हमको काम इतना करवाना है। अब 2/3 यूनिट को काम करने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 1/2 यूनिट को काम करने के लिए कितना लगेगा 3/2 इंटू 1/2 विच इज नथिंग बट 3/4। 3/4 आवर्स, क्योंकि यूनिट आवर्स में है, तो आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा 15, यानी कि 45 मिनट्स। यानी कि उनको 45 मिनट्स और लगेंगे फ्रॉम 11 AM सो दैट दे कैन कंप्लीट द होल वर्क, ठीक है। तो 11 प्लस 45 कितना हो जाएगा 11:45। तो 11:45 पे काम खत्म होगा। A train is traveling at 48 किलोमीटर पर आवर completely crosses another train having half its length। अगर ट्रेन की लेंथ L है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी दूसरे वाले ट्रेन की L/2। ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने 12 सेकंड में उस ट्रेन को क्रॉस किया। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, वो होता है आपका L प्लस L/2 यानी कि 3L/2 डिवाइडेड में इन दोनों की स्पीड एड अप हो जाती है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 90 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा 5/18, ठीक है। यह कब हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा 25, तो 3L/50। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेकंड की, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 200 मीटर। L की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 200 मीटर, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी हो गई मेरे पास 200 मीटर्स की। इट ऑल्सो पासेज अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड। सपोज उस रेलवे प्लेटफॉर्म की लेंथ जो हमसे पूछी है वो D है, तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा 45 सेकंड्स। टोटल लेंथ कितनी कवर करनी है D प्लस 200 में अपॉन में 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48 यानी कि 40/3, तो इंटू 3/40। 3 से कैंसल होगा 15 जाएगा, तो 15 इंटू 40 कितना हो जाएगा 600। 600 इज इक्वल टू D प्लस 200। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, ठीक है। द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टाइम्स। तो टाइम हमेशा सेम डिस्टेंस है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो इन सब का इन्वर्स हो जाएगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 ये हो जाएगा इसका रेशियो ऑफ टाइम्स। तो इसको कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, कितना हो जाएगा 6:4:3 6:4:3। If the mean age of combined a group of boys and girls is 18 years, सपोज बॉयज नंबर ऑफ बॉयज है B, नंबर ऑफ गर्ल्स है G, तो कंबाइंड एज जो होगी B प्लस G की वो कितनी हो जाएगी 18B प्लस 18G। और सिर्फ मीन एज ऑफ बॉयज यानी कि सिर्फ बॉयज की टोटल एज कितनी हो जाएगी 20B और गर्ल्स की टोटल एज हो जाएगी 16, ठीक है 16G। B प्लस G की वैल्यू हमको ये गिवन है तो रख देता है 20B प्लस 16G इज इक्वल्स टू 18B प्लस 18G।
तो ये आपका 2b हो जाएगा, ये 2g हो जाएगा, तो b की वैल्यू g के बराबर आ रही है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज दोनों का 50-50 होगा, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 50%। 41 पे आता है, द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 120 मीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2h l plus b की वैल्यू कितनी है 120। द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रूम इज 4 मीटर, l की वैल्यू कितनी है 2b, तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 3b इज इक्वल्स टू 120, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो भैया लेंथ और ब्रेथ आ गया, हमसे एरिया ऑफ द फ्लोर पूछा हुआ है, एरिया ऑफ द फ्लोर या फिर एरिया ऑफ द टॉप कि दोनों कितना होता है l क्रॉस b, तो l क्रॉस b कितना आ जाएगा मेरा 50 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड y, तो पहले हम क्या करते हैं इस एक सर्कल में हम एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर लेते हैं, अगर साइड उसका x है, सपोज उसका साइड x है, तो उसका डायमीटर कितना हो जाएगा √2x, जो सर्कल का जो रेडियस होता है ना, सॉरी जो सर्कल का डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा √2x, तो रेडियस कितना हो जाएगा x बाई √2। सिमिलरली वैसी ट्रायंगल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसी सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमको पता है कि ये हमारा सरकम सर्कल होता है, और सरकम सर्कल की जो जो ये सेंट्रॉइड होता है, जो सेंट्रॉइड होता है उससे एक वर्टेक्स की लेंथ कितनी होती है r/√3, r/√3, ठीक है। सॉरी एक मिनट, जो r होता है इसमें इसके साइड क्या दी हुई है y, तो ये जो डिस्टेंस होती है वो ये होती है 2/3 ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइट, है ना। ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, अगर मैं इस साइड को y बोलूँ तो ये डिस्टेंस होती है y/√3, ये डिस्टेंस होती है y/√3, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ, ये अगर ये आपका y है, ये आपका y/2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाती है √3y/2, और ये पूरी जो ऑल्टीट्यूड है ये आपकी डिस्टेंस होती है √3y/2, ठीक है। और इसका 2/3 पार्ट लेंगे तो हो जाएगा y/√3, तो आपको हो जाएगा y/√3, इसकी वैल्यू किसके बराबर है r के बराबर, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास √2r आ गई, y की वैल्यू आपके पास √3r आ गई, हमसे x/y का रेशियो पूछा हुआ है, तो √2/3 हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए। द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRh+r, 2πr कैंसिल, तो h/h+r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो 2h की वैल्यू h+r, यानी कि h की वैल्यू r के बराबर हो गई, ठीक है। इधर टोटल सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2πRh+r, h की वैल्यू है 2r, कितना हो जाएगा 616, 4πr², इसकी वैल्यू है 616, ठीक है। हमसे वॉल्यूम पूछा है, हमसे पूछा क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है πr²h, तो πr² की वैल्यू है 616/4, 616/4, और h की वैल्यू कितनी r के बराबर, तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से कितना हो जाएगा 88, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे r² की, 616 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7/22, 2 5 56 4 14 2 7 49, तो r² की वैल्यू कितनी आ गई 49, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो यहाँ से इंटू 7 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 154 154/7 कितना हो जाएगा 8 2 7 3 1078, ठीक है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अ क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेइंग 9000 kg इज रोल्ड इनटू अ स्क्वायर बार। स्क्वायर बार का मतलब होता है कि हमने एक स्क्वायर रखा, इस स्क्वायर के ऊपर एक दूसरा स्क्वायर रखा, दूसरे स्क्वायर के ऊपर एक तीसरा स्क्वायर रखा, ऐसे करते करते एक स्टैक बन जाता है स्क्वायर्स का हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास एक बेसिकली स्टैक बन जाती है पूरे स्क्वायर की, लेकिन उस स्क्वायर का जो साइड है उस स्क्वायर का साइड तो सेम रहेगा, सपोज हमने उस साइड को एस मान लिया, ठीक है। और ये जो हाइट है मेरी ये वाली, ये 9 मीटर है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा s² 9, और जो वॉल्यूम मेरे पास ये पहले से गिवन था कॉपर वायर का, उसी कॉपर वायर को हमने इस स्क्वायर बार में रख दिया,
ठीक है, उस कॉपर बार का जितना भी वॉल्यूम था उस सारा वॉल्यूम स्क्वायर बार को बनाने में चला गया। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर यानी कि जो उसका वॉल्यूम था, पहले वॉल्यूम कितना था ओरिजिनल वाला 1 मीटर क्यूब, उसी वॉल्यूम को हमने एस स्क्वायर 9 के फॉर्म में लाया। तो यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/9 मीटर क्यूब। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 मीटर। ठीक है, एस की उसकी साइड की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 मीटर। हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि एग्जैक्ट क्यूब इज कट ऑफ। एग्जैक्ट क्यूब का कट ऑफ का मतलब होता है कि क्यूब, अगर एक क्यूब कट ऑफ हो रहा है, एक क्यूब कट ऑफ हो रहा है तो उसकी साइड और उसकी हाइट दोनों बराबर होगी, यानी कि उसकी साइड 1/3 मीटर है, तो इधर से 1/3, इधर से 1/3, और ये वाली जो हाइट है ये भी 1/3 होगी, तभी तो हमारे पास क्यूब कटेगा। तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का 1/27 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको दे रखा है क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर की वैल्यू है 9000 kg, यानी कि 1 मीटर क्यूब की जो वेट है वो टोटल है 9000 kg। तो 1/27 मीटर क्यूब की कितनी हो जाएगी बाई 27, तो 9 3 9000, तो 1000/3 kg जो है मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। Into a conical tent of radius 8.4 meter and height 3.5 meter, how many full bags of wheat can be emptied? सिंपल सी बात है भैया, वॉल्यूम ऑफ द टेंट जो होगा इज इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द बैग। हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट कितना है 1/3, पाई हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 84/10, यानी कि 42/5, यानी कि 42/5 का स्क्वायर इंटू एच, यानी 35/10, यानी कि 7/2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स 196/100। ठीक है, तो कितना हो गया है, यहाँ से कटेगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये आपका कितना हो जाएगा 7 56 8 7 4 28 6, 2 से 2 और 2 से 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 6, तो 22 इंटू 6 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132। ठीक है, नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। एबीसी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है विद बीसी इज इक्वल टू 5 एंड AC is equals to 12. Let D be a point on the hypotenuse AB such that angle BCD, oh sorry, एक मिनट, हमसे क्या बोल रहा है, BC की वैल्यू 5 है, तो BC और AC की वैल्यू 12 है। कोई नहीं, यहाँ पे A रख देते हैं, यहाँ पे C रख देते हैं, यहाँ पे B रख देते हैं, हो गया। BC की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू 12 है, तो ये C हो जाएगा। AC की वैल्यू BC की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू 12 है। ठीक है, अब सही है। एंगल BCD की वैल्यू 30 डिग्री है, D यहाँ पे कहीं है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा भैया इसकी लेंथ बताते हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD। देखो इसका इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू 5, यानी कि 30, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, ट्राइंगल ACD का एरिया प्लस ट्राइंगल BCD का एरिया कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ट्राइंगल ACD का एरिया कितना होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हाफ AB साइन C। ठीक है, तो मैं CD को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, तो अगर मैं ट्राइंगल ACD का एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई बोथ द साइड्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ दिस एंगल, यानी कि साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, प्लस अब ट्राइंगल BCD का एरिया निकालता हूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू x इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कितना है 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो 3√3x प्लस 5x/4 की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो 12√3 x 12√3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 12√3 प्लस 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर D। Two circles touch externally and sum of their areas is 130 pi centimeter square.
ठीक है, हमसे बोल रहा है कि डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर है, तो ये आपका R1 है, ये R2 है, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। R1 प्लस R2 की वैल्यू 14 है, R1 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 130 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर 130 गिवन है और R1 प्लस R2 की वैल्यू 14 है। ठीक है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2, R1 R2 की वैल्यू यहाँ से 130 आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा 196 माइनस 130 कितना हो जाएगा 66, तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। अब हमको R1 माइनस R2 निकालना है, तो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2 अंडर रूट 196 माइनस 132 यानी कि 464, रूट 64 कितना हो जाएगा मेरा 8, आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 यूनिट्स अ डायमीटर ए बी इंटरसेक्ट्स अ कॉर्ड। एक सर्कल है मेरे पास, एक डायमीटर है ए बी ऐसे आ रहा है, उसने कॉर्ड को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट पी, इसकी वैल्यू है मेरे को 2 दे रखी है, और ऑब्वियसली सेंटर से कोई भी एक लाइन आएगी तो कॉर्ड को आधे में बांटेगी, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से ये क्या, इसकी वैल्यू मेरे को रेडियस कितना दे रखा है 3 दे रखो है। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ओ है, तो ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2 मतलब कि √8, तो अब एओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो मुझे किसका डिस्टेंस निकालना है एपी अपॉन बीपी का। एपी को मैं लिख सकता हूँ एओ प्लस ओपी, एओ प्लस ओपी, और बीपी को मैं लिख सकता हूँ क्या बीओ माइनस ओपी इज इक्वल्स टू एओ प्लस ओपी कितना हो जाएगा, एओ की वैल्यू 3 है, ओपी की वैल्यू √8 है, ओबी की वैल्यू कितनी है 3 और ओपी की वैल्यू कितनी है √8, तो 3 प्लस √8 अपॉन 3 माइनस √8 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ राउंड्स दैट अ व्हील ऑफ डायमीटर विल मेक अ ट्रैवर्सिंग 7 किलोमीटर। इसकी वैल्यू है 7 किलोमीटर यानी कि 7000 मीटर, ये आपका आ गया एस, डायमीटर मेरे को कितना गिवन है 5/22 मीटर, और थीटा हमको निकालना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है S/R यानी कि 7000 इंटू 22/5। ठीक है, 5 से कैंसिल होगा तो 1400 इज इक्वल्स, तो 1400 इंटू 22 इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा में कितनी बार थीटा घूमा, थीटा जो एक कंप्लीट थीटा होता है 2 पाई का, और नंबर रिवॉल्यूशन हो जाएंगे n यानी कि नंबर ऑफ राउंड्स n हो जाएंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं इसको, कितना हो जाएगा 22/7, तो 42 से कटा 700, 22 से 22 कटा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी कि 4900। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 4900। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम नीचे रफ में चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, यानी कि हमारे पास एक बिल्डिंग है ऐसे, एक बिल्डिंग है ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और उस बिल्डिंग के ऊपर एक डोम रखा हुआ है। ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या रखा है एक डोम। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस हमारे पास आर है, ये आर होगा तो ये भी आर होगा, इस पूरे की हाइट हमको दे रखी है कितनी 3r, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2r, ये आर है तो ये 2r हो जाएगा ना, और टोटल 3r है, ये आर है तो ये 2r हो जाएगा। हमसे पूछा है कि द बिल्डिंग कंटेन्स दिस मीटर क्यूब ऑफ एयर, बिल्डिंग में जो वॉल्यूम ऑफ द एयर है वो कितनी है 67 1/21 मीटर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 67 4 1 3 7 1407 प्लस 1 इज 1408, तो वॉल्यूम है 1408 मीटर क्यूब बाई 21, टोटल वॉल्यूम एनक्लोज्ड। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस पूरे का 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, ये वाला एच। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू 2r दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब है ना, एच की वैल्यू 2r हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे, तो 2 पाई आर क्यूब वो कॉमन लेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा 4/3, तो 8/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है 1408/21, तो 3 से 7 कटेगा, 8 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 8 1 8 60, 8 7 56, 48, 8 6 48, 7 2 14, अच्छा 176/7 की वैल्यू आ रही है आपके पास 22/7 आर क्यूब, 7 से 7 कैंसिल, 22 से कैंसिल करेंगे तो
2 से 8, तो आर क्यूब की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8। सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। आर क्यूब की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, आर की वैल्यू आ जाएगी 2। हमसे क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एच की वैल्यू है 3r, तो कितना हो जाएगा 3r यानी कि 6। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 6 मीटर, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं अपना पहला पार्ट 2016 के सेकंड पेपर का CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद जो वाला जो पार्ट आएगा उसमें भी हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो रिवाइज करते रहिए और एनालाइज करते रहिए, जो टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको डीपली एक बार थॉरोली उसको गो थ्रू कर लीजिए। बाकी PYQs हम करा ही रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी उससे, और इस हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है पॉज करके देखें, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।